नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सत्तारूढ़ पार्टी। उसके संगठन को लगता है ऐसा कि कुछ ग्रहण लग गया है। जो पार्टी अपनी निर्णय क्षमता के लिए, अपने निर्णायक निर्णयों के लिए, प्रभावी निर्णयों के लिए जानी जाती थी, वो जैसे अनिर्णय का शिकार होती जा रही है। और इसके उदाहरण बिखरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कि बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने से अब हिचकिचा रही है, डर रही है या टाल रही है। अब इसे क्या संज्ञा आप देना चाहें ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन फैसले नहीं हो रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। अब फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं इसका कारण मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नहीं हो रहे हैं ये मुझे आपको भी दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। मैं ध्यान देकर जो है कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे ताज़ा मामले से शुरू करता हूं और सबसे पुराने मामले तक जाऊंगा। सबसे ताज़ा मामला है कर्नाटक विधानसभा का। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुए 6 महीने हो गए। मई 2023 में चुनाव नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जो मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो विधानसभा के लिए चुन लिए गए। अब उसके बाद से विपक्ष का नेता कौन हो ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब ऐसा हुआ कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता के पद के लिए चुनाव करने में उसने इतना लंबा समय लगाया। और शायद 2 सत्र विधानसभा के हो गए, तीसरा आने वाला है शीतकालीन सत्र। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले विधायकों की बैठक हुई, बेंगलुरु के विधायकों की बैठक हुई। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी थे। उनसे लोगों ने शिकायत की और वहाँ ये बात उठी। विधायकों ने कहा कि अगर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं होता, नियुक्ति नहीं होती है, तो हम विधानसभा सत्र का बायकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम इन सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। जब हमारे विरोधी पूछते हैं कि नेता कौन है आपका, नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो इन सवालों का जवाब देने की बजाय हम सदन में न जाना बेहतर समझते हैं। अब ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, कांग्रेस में इस तरह की स्थिति बड़ी आम बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की स्थिति आ जाए। वैसे बदलाव तो जो है प्रदेश अध्यक्ष में भी होना है। चुनाव नतीजे के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो कर्नाटक के बारे में जो भी अब वही पार्टी है। आप देखिए, कर्नाटक से ही तुलना करके बता रहा हूँ कि अपने सबसे लोकप्रिय नेता BS येदियुरप्पा को देर नहीं लगाई, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। नुकसान फायदे की बात छोड़ दीजिए। देखिए, जब आप निर्णय लेते हैं तो उसका नुकसान होने की भी आशंका रहती है और उसका लाभ होने की भी उम्मीद रहती है। कर्नाटक में बीजेपी ने जो परिवर्तन किया येदियुरप्पा को हटाकर, वो तात्कालिक रूप से उसके लिए जरूर नुकसानदेह साबित हुआ, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पार्टी के लिए, राज्य में पार्टी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद बात हुई। ये बहुत लाभ की बात है। आगे चलकर इसका फ़ायदा दिखाई देगा। नेतृत्व परिवर्तन, देखिए, जड़ता जब आ जाती है नेतृत्व में या संगठन में तो वो ज़्यादा घातक बन जाती है। कर्नाटक में यही हो रहा था। उस जड़ता को राष्ट्रीय नेतृत्व ने तोड़ दिया और बड़ा साहसिक, बड़ा जोखिम भरा फैसला था। येदियुरप्पा को हटाना कोई आसान फैसला नहीं था, किसी भी पार्टी के लिए नहीं हो सकता था। मैं तो तुलना भी करता रहा हूँ कि कैसे बीजेपी काम करती है और कैसे कांग्रेस काम करती है। आपको याद होगा, मैं 2013 के कर्नाटक विधानसभा और 2012 के हिमाचल विधानसभा चुनाव की याद दिलाता हूँ। बीजेपी के सामने मुद्दा था, हालांकि ये मुद्दा चुनाव से काफ़ी पहले था, क्योंकि चुनाव से पहले तो जो है येदियुरप्पा पार्टी छोड़कर चले गए थे, अलग पार्टी बना ली थी, कि बीजेपी पार्टी से उनको हटाए, यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो उनको हटाए या नहीं हटाए। और यही दुविधा थी कांग्रेस पार्टी के सामने। वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे। कांग्रेस ने नहीं हटाया वीरभद्र सिंह को और वो चुनाव जीत गई, और बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाया और चुनाव हार गई। लेकिन पार्टी ने फैसला लिया। बात इसकी है कि आप सही या गलत, जो आप ठीक समझते हैं वो फैसला आपने लिया। कर्नाटक में क्यों नहीं हो पा रहा है ये समझ के परे है। 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है।
खासतौर से नेता प्रतिपक्ष का मामला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा हम लोग साल भर से सुन रहे हैं। अब इसके बारे में तो कहा जा सकता है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात या पुनर्गठन की बात जो है पहली सालगिरह पर होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ है। अब इसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई आपको कैसे मालूम कि होने वाला था या हम करने वाले थे। सही बात है, नहीं मालूम, लेकिन चर्चाओं से पता चलता है जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगहें खाली हुई हैं, उन जगहों की पूर्ति, उनकी जगह पर नई नियुक्ति नहीं होने का क्या मतलब है। इसी तरह से पहली सालगिरह पर जो परिवर्तन होना था, जो नए लोग गठबंधन में शामिल हुए या पार्टी में शामिल हुए, उनको एडजस्ट करना था, लेकिन न तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन या विस्तार हुआ और न ही उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सब फैसले संगठन के अनिर्णय को बताते हैं कि ऊहापोह की दुविधा की स्थिति है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि करें या न करें, करें तो कैसे करें, किन लोगों को रखें, किन लोगों को हटाएं। ये बड़ी चर्चा थी, उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बदलाव होगा, ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा संगठन को। अब हालत ये है कि जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनको अगर आप टेलीविज़न चैनल्स पे आप देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे, आपको साफ अंतर नज़र आएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ज़्यादा तैयारी से आते हैं, उनके पास तर्क होते हैं, तथ्य होते हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं के पास तथ्य नहीं होते। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि 9 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के। इस अवसर पर सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय से यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से एक रिपोर्ट तैयार कराई सरकार की उपलब्धियों पर। वो रिपोर्ट ऐसी है कि अगर बीजेपी के सारे प्रवक्ता केवल उसी को पढ़ लें तो उनको टेलीविज़न चैनल्स पर कोई बहस में हरा नहीं सकता है, कोई उनको चुप नहीं करा सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और ये दावा इस आधार पर कर रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ताओं को टीवी चैनल्स पे सुनने के बाद, कि इनमें से ज़्यादातर, अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या है, उनको अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में नहीं पता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि टेलीविज़न चैनल पर बहस हो रही है और मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात हो रही हो और बीजेपी के प्रवक्ता बगले झांकते नजर आ रहे हों। अब इसके लिए सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों के पास पद है उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, और जो परफॉर्म कर सकते हैं उनको कोई पद नहीं मिल रहा। इसके बारे में कौन सोचेगा। भारतीय जनता पार्टी को मैं लगभग पिछले 40 साल से देख रहा हूं, कवर भी करता रहा हूं, मुझे इस तरह की स्थिति पार्टी में कभी दिखाई नहीं दी कि इस तरह का अनिर्णय या इस तरह की जड़ता का शिकार हो संगठन। क्यों हो रहा है ये तो पार्टी के लोग जानते होंगे, क्या हो रहा है ये हमको, आपको सबको दिखाई दे रहा है। एक और उदाहरण देता हूं। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वहां के जेएमएम के नेता हैं। उनकी सदस्यता को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनकी सदस्यता को लेकर बीजेपी ने पिटीशन किया। चुनाव आयोग ने उस पर सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना, सारे कानूनी पहलुओं पर विचार किया, उसके बाद फैसला दिया। फैसला भेजा उन्होंने सीलबंद लिफाफे में गवर्नर के पास। उस समय रमेश बैस गवर्नर थे। उन्होंने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो छत्तीसगढ़ गए हुए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये पत्र खुलेगा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा झारखंड में। तो राजनीतिक भूचाल तो आया नहीं, क्योंकि वो पत्र खुला नहीं, आज तक नहीं खुला। ये बात 1 साल से ज़्यादा हो गई इस बात को, बल्कि 1.5 साल होने जा रहे हैं। तो भूचाल तो नहीं आया, लेकिन उनकी कुर्सी रांची से उठकर मुंबई चली गई और चिट्ठी अभी तक नहीं खुली। नए गवर्नर भी आ गए, लेकिन चिट्ठी नहीं खुली। तो उस चिट्ठी में क्या है। अब सवाल यह है कि एक संवैधानिक संस्था ने एक आदेश पारित किया है, उसको जानने का हक लोगों को है, खासतौर से झारखंड के लोगों को तो निश्चित रूप से है। वो अच्छा है, बुरा है, किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानने का हक तो है। अब तो उसकी चर्चा भी बंद हो गई है, कोई पूछता भी नहीं है कि उस चिट्ठी में क्या है।
शुरू में तो हेमंत सोरेन बड़े बेचैन रहते थे कि बताइए, गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि बताइए हमारे बारे में है फैसला तो हमको तो कम से कम जानकारी दीजिए, कुछ नहीं। अब हेमंत सोरेन ने भी चुप्पी साध ली, उनको मालूम है कि चुनाव तक ये चिट्ठी नहीं खुलने वाली है और चुनाव के बाद खुलेगी तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह से काम करने के लिए नहीं जानी जाती है। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे चलता है वाले अंदाज में कि एक मोमेंटम बना हुआ है, पार्टी सत्ता में है, पार्टी चुनाव जीत रही, 2 बार बड़े बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीती है, कई राज्यों में सरकार है, कहीं एक हार जीत तो होती रहती है, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी जिस तरह से हर समय सन्नद्ध नज़र आती थी, फैसला लेने के लिए बिल्कुल तत्पर नज़र आती थी, वो रवैया पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। एक सबसे पुराना उदाहरण बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक, अब नई लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक आ गया है, 5-6 महीने में चुनाव होगा, मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई। अब ये क्यों नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई बता सकता है। ये ऐसा पद था जिसका राजनीतिक लाभ मिल सकता था भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे ऐसे मुद्दे अगर गिनाना शुरू करें तो उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव सर पर आ गया है, संगठन में कहें एक तरह का आलसीपन नज़र आता है कि जो हो रहा है होते रहने दीजिए, उसमें कोई प्रोएक्टिव दिखाई दे रहा हो, कोई इनिशिएटिव लेकर कुछ नया करने की, बदलाव करने की कोशिश हो रही हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अगर ये स्थिति रही तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है और इस पर पार्टी का आलाकमान, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जितनी जल्दी ध्यान दे उतना अच्छा होगा। ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, किसी एक पार्टी या संगठन का मामला नहीं है। बात यह है कि इसका असर पूरी डेमोक्रेसी पर पड़ता है, इसका असर देश पर पड़ता है कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी में इस तरह की कार्य संस्कृति पनपने लगेगी तो उसका असर दूसरी पार्टियों पर भी पड़ेगा। सभी पार्टियों को लगेगा कि कुछ करने से, बहुत प्रोएक्टिव होने से, बहुत सक्रिय होने से कुछ होता नहीं है। समय का इंतज़ार कीजिए, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। जिस हालत में कांग्रेस है, कांग्रेस इसी मानसिकता के चलते कांग्रेस आज इस हालत में पहुंची है। पता नहीं पार्टी का आलाकमान कब जागेगा, कब इस ओर ध्यान देगा, लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो पार्टी को इसका निश्चित रूप से नुकसान होगा, ये बात तो कही जा सकती है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।